दोस्तों क्या हाल चाल है। काफी समय बाद हम अपने ब्लैक बोर्ड के साथ आ रहे हैं और आई होप यू आर इक्वली एक्साइटेड। आज हम बात करने वाले हैं क्या फोर्स सच में एग्जिस्ट करता है, क्या फोर्स जैसी चीज होती है, क्या किस कर पाना पॉसिबल है, क्या किसी चीज को एक्चुअल में टच कर पाना पॉसिबल है। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं अभी रिसेंटली कुछ ऐसा पेपर्स रीड कर रहा था, स्पेशली लॉरेंस, ये इन्हें मैथमेटिशियन बोल सकते हो, फिजिसिस्ट बोल सकते हो। इन्होंने कुछ ऐसे पेपर पब्लिश किए जो कि मेरे लिए बड़े ज्यादा डिस्टर्बिंग थे। 1904 के आसपास की बात है, जब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने पब्लिश की, उससे पहले की बात है ये। तो क्या पेपर थे, क्या पेपर में लिखा था और क्या उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, और मैंने उसको कैसे लिंक कर दिया इतनी बड़ी स्टेटमेंट कहने के लिए कि आज तक हम जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ते थे, डज फोर्स रियली एग्जिस्ट, मैं कहना चाहूंगा फोर्स जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं आज उसको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं। सो सीट की पेटी बांध लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई वापस आ चुका है ब्लैक बोर्ड के साथ। अब एक्साइटमेंट को कोई कम नहीं होने दे सकता। सबसे पहली चीज डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि फिजिक्स में ना कुछ थोड़ा दिक्कतें चल रही थी। ये बात है लेट 19th सेंचुरी की। तो हुआ ऐसा कि साइंटिस्ट मानते थे कि हर चीज को ट्रैवल करने के लिए, जो भी हमारे पास वेव्स होती है उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो पूरे यूनिवर्स में ईथर जैसी चीज फैली हुई है। केमिस्ट्री वाला है, मेडिकल वाला ईथर नहीं, एक ल्यूमिनिफेरस ईथर, एक ऐसा सब्सटेंस फैला हुआ है जिसमें लाइट वेव्स, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, गामा रेज हो, कोई भी वेव्स हो, वो ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें ट्रैवल करती हैं। अब इसके भी दो केसेस हो सकते हैं। अगर हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में मटेरियल फैला हुआ है तो दो केसेस हो सकते हैं। ये रही अर्थ के अराउंड या तो स्टेशनरी ईथर होगा, रुका हुआ ईथर, अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, ठीक है। मतलब स्टेशनरी ईथर का मतलब है, ध्यान से समझते हैं, दो स्टेटमेंट बोलने वालों। एक ऐसा हो सकता है कि मैं साइकिल चला रहा हूं, हवा रुकी हुई है, हवा अपनी जगह पे, एयर के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे, जैसे ही मैं साइकिल चला के आगे जाऊंगा मेरे को ऐसा लगेगा मेरे फेस पे हवा लग रही है, जबकि आई वॉज द वन हु वॉज मूविंग। समझ गए? तो इसका मतलब है स्टेशनरी ईथर का मतलब है ईथर रुका हुआ है, ये रहा ईथर। और अगर हम देखेंगे अर्थ इसके बीच में से चलती हुई आगे की तरफ जा रही है। पहला केस या तो ये हो सकता है, और दूसरा केस हो सकता है कि ईथर भी अर्थ के साथ ही मूव कर रहा है। ईथर भी मूव कर रहा है और अर्थ भी मूव कर रही है, दोनों मूव कर रहे हैं। बट काफी सारे ऐसे फिलोसॉफिकल रीजंस कह लो या एक्सपेरिमेंटल रीजंस हमारे सामने आए, जिसे ये वाला केस तो डिस्कार्ड ही कर दिया गया। जो ईथर फ्रेम है, ये जो ईथर फ्रेम है, हम इसे स्टेशनरी फ्रेम मान के चलेंगे। ये ऐसा फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम। जैसे आज तक हम ऐसा मानते थे ना कि रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है ना तुम लोगों ने। अगर मैं मान लो आगे की तरफ जा रहा हूं, कोई पर्सन मेरी तरफ आ रहा है, तो स्पीड को हम प्लस कर देते थे। मैं अपनी स्पीड देखना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू हिम, या फिर वो स्पीड देखना चाहेगा विद रिस्पेक्ट टू मी, तो हमारी स्पीड डिफरेंट आती थी एज कंपेयर टू, अगर ये दो पर्सन हैं भाग रहे हैं, मैं इसे देखूंगा ये वेलोसिटी ऑफ राजन है, ये वेलोसिटी ऑफ, एज यू नो, ये वेलोसिटी ऑफ वीना। हमें एक दूसरे की, मैं अगर इसको देखूंगा, अगर मैं इसे देखूंगा अपनी दोस्त को, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो रुका हूं, मेरे रिस्पेक्ट में मैं थोड़ी भाग रहा हूं। मुझे ऐसा लगेगा मैं रुका हुआ हूं, लेकिन वीना चल रही है। कितनी स्पीड से? वीना मेरी तरफ भाग के आ रही है और उसकी स्पीड होगी वी आर प्लस वी वीना। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ रिलेटिव थिंग, बट एक्सेलरेशन इज नॉट। एक्सेलरेशन is not relative, it is absolute। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? It is absolute क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में रिलेटेड होते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है, मतलब वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। धीरे धीरे समझ आ रहा हूं? तो एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, और एक माइंड ब्लोइंग सी चीज बताऊंगा। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मैं फील कर सकता हूं, कैन बी फील। और जिस चीज को मैं फील कर सकता हूं मतलब वो एब्सोल्यूट है। मैं जो मेरी स्पीड है या वेलोसिटी है, उसको ध्यान से देखना, उसको मैंने रिलेटिव क्यों बोला है। ऐसा समझो पूरे यूनिवर्स में से सब कुछ गायब कर दिया हमने, स्टार्स, गैलेक्सी, सब कुछ, सारा का सारा मैटर, डार्क मैटर, रह गया सिर्फ एम्प्टी स्पेस। अब उस एम्प्टी स्पेस में दो लोग हैं, एक राजन है, एक वीना है। मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं,
कैसे पता लगेगा कि मैं चल रहा हूं? है ही नहीं कोई आसपास कंपेयर करने के लिए। इसका मतलब मैं नहीं बता सकता यार कि मैं चल रहा हूं या रुका हुआ हूं। एज कंपेयर टू, अगर मेरे पे कोई चीज आकर टकराएगी या फिर मैं एक्सेलरेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को फील होगी वो चीज, मेरे को ऐसा लगेगा। अगर मैं एक स्पेसशिप के अंदर बैठे हूं, आसपास कुछ नहीं है, वो स्पेसशिप आगे चलेगी तो मेरे को एक धक्का सा लगेगा, कि ऐसा सूडो फोर्स सा लगेगा मेरे को फील होगा यार कि कुछ हुआ है, कुछ फोर्स लगा है। दैट इज वाई आई सेड कि वेलोसिटी रिलेटिव है। मैं चल रहा हूं ये बता पाना किसी के रिस्पेक्ट में तो सही है, वैसे एब्सोल्यूट वेलोसिटी जैसी कोई चीज नहीं है। अगर हम स्पेस में मूव कर रहे हैं, मैं इधर की तरफ, वीना इधर की तरफ, और हम दो ही हैं पूरे स्पेस में और कोई भी नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैं चल रहा हूं या नहीं। मुझे ऐसा लगेगा, अगर मान लो वीना एक जगह रुकी हुई है और मैं चल रहा हूं, ये इक्वली करेक्ट है ये कहना कि मैं रुका हुआ हूं और वीना मेरी तरफ चल रही है, क्योंकि वेलोसिटी इज रिलेटिव। ये सारी चीजें थी, बढ़िया चल रहा था सारा कुछ, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन ये प्रॉब्लम का क्या हुआ? हम मान के चल रहे थे पूरे यूनिवर्स में ईथर एग्जिस्ट करता है एंड ईथर इज स्टेशनरी। ईथर को स्टेशनरी फ्रेम बोला जा सकता है, ईथर रुका हुआ है। अगर मैं ईथर के एक पार्टिकल पे बैठ जाऊं तो उसको हम स्टेशनरी फ्रेम बोल सकते हैं, रुका हुआ फ्रेम बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट चीज होगी वो हमारे यूनिवर्स में, कोई रिलेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, ऐसा हमें लगा। लेकिन अब ये चीज को प्रूव कैसे करें? इसी के लिए कुछ साइंटिस्ट आ गया है, उनका 2 साइंटिस्ट आ गया है और उन्होंने बताया एक एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिसका नाम था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले ना मैं थोड़ा 11th क्लास में वापस लेके चलता हूं, मजा आएगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है लेकिन बिलीव मी बहुत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यूज करके बताऊंगा, ठीक है? ऐसे समझो कि ये एक रिवर, ठीक है, और रिवर का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है V, ठीक है। ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B और ये रहा पॉइंट C। 3 पॉइंट्स है हमारे पास A B C। ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें A से लेके B तक जाने की कोशिश करूं तो बताओ, इसका भी डिस्टेंस अगर A है स्मॉल a और ये भी डिस्टेंस स्मॉल है, चीजों को इजी बनाने के लिए। तो अगर मैं A से लेके B तक जाना चाहूं और B से लेके वापिस A तक आना चाहूं, मुझे टाइम निकालना कितना लगेगा? A से B, B से A। ध्यान से समझो, अगर मैं A से लेके B में जाना चाहता हूं और मेरी स्पीड है C, तो आंसर क्या आएगा? मुझे इस V से ज्यादा तेज स्विम करना होगा। अगर कम करूंगा तो अरे वो बहा के ले जाएगी ना नदी मेरे को। अगर इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड और मैं जा रहा हूं 80 मीटर पर सेकंड से, तो ये 20 से मुझे आगे ले जाएगी, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो V से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? मैं इधर जा रहा हूं 100 से, वो इधर आ रही है 80 से, रिवर का फ्लो, तो मेरी 20 की स्पीड होगी, लेकिन आगे की तरफ मैं स्विम करके निकल जाऊंगा आगे। तो स्पीड अगर है इधर की डायरेक्शन में, अगर हम देखें, मेरी स्पीड है V - C, इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, A से B तक जाने का। T1 इज इक्वल टू TAB प्लस TBA, कुछ ऐसा लिखना चाह रहा हूं मैं। A से B तक का ये टाइम आ गया। B से A तक का निकालें तो डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं, मतलब रिवर के साथ जा रहा हूं। बैठ जाऊंगा तो रिवर की स्पीड से चलूंगा, और मैं मूव करना स्टार्ट हुआ तो रिवर की स्पीड प्लस में मेरी स्पीड A/V + C। अगर थोड़ा सा एलसीएम वेल्सियम लें तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 2 कुछ इस तरीके से, A को कॉमन, डिनोमिनेटर में V² - C², और सॉरी C² - V², माय बैड, मैंने गलत लिखा है यहां पे, C - V, C + V, तो ये बन जाएगा C² - V², कुछ इस तरीके से। ऊपर जाएगा C + V, C - V, V से V कैंसल, तो T1 हमारे पास बन जाएगा 2AC डिवाइड बाय C² - V²। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं A से C जाना चाहता हूं तो मैं बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। बस थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मजा बहुत आएगा, डोंट वरी। अगर मैं मान लो A से C तक जाना चाहता हूं, सीधा जाना है मुझे, लेकिन दिक्कत तो यही है ना, मैं सीधा जा ही नहीं पाऊंगा। मैं अगर इधर की डायरेक्शन में ट्रैवल करने की कोशिश करूं, नदी इधर की तरफ फ्लो कर रही, मैं तो इधर पहुंच जाऊंगा, है ना? मैं सीधा जाने की कोशिश करूंगा, नदी मेरे को उधर ले जाएगी, बनी नहीं बात। तो एक काम करते हैं, मैं यहां चलना स्टार्ट कर देता हूं, सच दैट नदी मुझे आगे लेके जाए, ऐसी डायरेक्शन में मैं मूव करूं, अगर नदी मेरे को आगे भी लेके जाए तो मैं यहां पहुंच जाऊं।
ठीक है, इसका मतलब मैं कुछ ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ये मैं चलूंगा विद स्पीड c, जो मेरी स्पीड है, और ये रही रिवर की स्पीड, सच दैट इस तरीके से इसको डिजाइन करेंगे हम, रिलेटिव मतलब जो ओवरऑल स्पीड बने वो बन जाए v स्क्वायर, मतलब क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो तो बनेगी c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। मतलब अगर मैं c स्क्वायर से जाऊं एट एन एंगल ऑफ थीटा फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन, तो रिवर मेरे को ऐसा सीधा कर देगी और मेरे को जाना भी सीधा। बताओ टाइम कितना लगेगा इस जर्नी में, जाने में टाइम लगेगा मुझे डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस स्पीड, दैट इज द स्पीड आई एम मूविंग विथ। सी स्पीड से मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, रिवर मेरे को इधर लेके जा रही है, तो ओवरऑल मेरी स्पीड होगी दिस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ऐसा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, जैसे आगे जाने का होगा वैसे ही वापिस आने का होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको नाम देते हैं T2। अगर मुझे A से B जाना है फिर B से A आना है, दिस इज द टाइम, और अगर मुझे A से C फिर C से A आना है तो दिस इज द टाइम। अब मैं थोड़ी देर के लिए एक काम करता हूं, बीटा मान लेता हूं, बीटा मान लेते हैं C बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या इसको मान लेते हैं, अभी ठीक रहेगा। इसको मैं मान के चल रहा हूं बीटा, बढ़िया, मान के देखते हैं। अगर मैं इसको बीटा मानूं तो T1 बन जाएगा 2a, अगर इसको लिखें तो ये बन जाएगा, अगर बीटा स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो एक c नीचे, बीटा डिवाइड बाय c, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा। एक बार खुद से ट्राई करके देखना ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर बीटा इस चीज को मान के चलें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं ना, वी कॉल दिस लॉरेंट्ज फैक्टर। अभी पता चलेगा आगे जाके, मैंने तो जस्ट ऐसे मैंने तो ऐसे रैंडम रिजल्ट ले आया नहीं, अभी देखना ये कैसे कनेक्ट करूंगा मैं वो लॉरेंट्ज के 1904 के पेपर से, और कितनी मजेदार चीज लगेगी वो भी देखना। अब देखो, ऐसे ही मैं T2 को क्या लिख सकता हूं, C से मल्टीप्लाई C से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 2a बीटा डिवाइड बाय C, ये बन गया हमारे पास टाइम, दिस इज द टाइम। ठीक है, अब हम यहां से एक और चीज देख सकते हैं कि C बड़ा होना चाहिए V से, जायज है भाई। उस हिसाब से C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर छोटा होना चाहिए C से, C स्क्वायर से, जिसका मतलब C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर का रूट छोटा होना चाहिए C से। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 लेस देन दिस C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, लेकिन ये C डिवाइड बाय रूट में C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर था बीटा, दैट मीन बीटा 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर बीटा 1 से बड़ा है, यहां पे लिखा है बीटा, यहां लिखा है बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स T1 इज ग्रेटर देन T2। इसका मतलब ज्यादा समय लगेगा इस डायरेक्शन में, राउंड ट्रिप में, एज कंपेयर टू इस डायरेक्शन में। अगर रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में तो मुझे ज्यादा समय लगेगा आगे जाके वापस आने में एज कंपेयर टू इस डायरेक्शन में। यही प्लान था, एग्जैक्ट सेम प्लान था माइकलसन मोरले का भी। माइकलसन मोरले ने बोला कि अगर मान लो अर्थ के रिस्पेक्ट, मतलब अगर स्टेशनरी ईथर पड़ा हुआ है जिसके बीच में से अर्थ जा रही है, इसका मतलब अगर मैं, ये रही ईथर की डायरेक्शन, ये रहा ईथर, इसका मतलब अगर मैं लाइट को इस डायरेक्शन में फेंकूंगा तो यहां से टकरा के जो लाइट आएगी उसको ज्यादा समय लगना चाहिए एज कंपेयर टू इस डायरेक्शन। ईथर रुका हुआ है, अर्थ उसके साथ साथ चल रही है, वेलोसिटी इज रिलेटिव, है ना। ईथर रुका हुआ है, अर्थ उसके साथ साथ चल रही है, जो भी मैं अपरेटस यूज करूंगा वो भी तो अर्थ के साथ साथ मूव करेगा। इसका मतलब है अगर ईथर रुका हुआ है, ध्यान से समझना, ईथर अगर रुका, मैं इस डायरेक्शन में अगर चल रहा हूं तो इस डायरेक्शन में आगे जाके वापस आने का जो टाइम होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये वाली डायरेक्शन का। अगर टाइम ज्यादा आ गया, ईथर एग्जिस्ट करता है, ईथर जैसी चीज हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, चेक करते हैं, आ जाओ देखते हैं। अब हुआ क्या एक्चुअल में, इनका सेटअप क्या था, ये तो मैंने तुम्हें जस्ट एक 11th क्लास की एक क्या कहते हैं उसको, एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझाने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअल सेटअप भी इनका ऐसा सही था। जो माइकलसन मोरले ने एक्सपेरिमेंट यूज किया था उसमें कुछ ये था, ये रहा हमारे पास अर्थ का मोशन ऑफ अर्थ,
या फिर जो भी हम अपरेटस यूज कर रहे हैं अर्थ के साथ ही तो मूव कर रहा है, उसको भी लिख सकते थे। ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा सी पॉइंट। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम मान रहे हैं दोनों ए, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। जैसा भी मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में बताया, T1 की वैल्यू इन गोइंग फ्रॉम A टू B देन B टू A वो आती है हमारे पास 2A बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय C, कुछ इस तरीके से ही आती है। बस यहां पर C दिस टाइम स्पीड ऑफ लाइट है, इतना ध्यान रखना, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो V है हमारे पास, ये ईथर विंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने वर्ड यहां पे यूज किया है, ईथर विंड। अर्थ अगर आगे जा रही है या फिर अर्थ रुकी हुई है, विंड उसकी तरफ आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला काम है फिर से, ठीक है। लेट अस सी कि चीजें कैसे जाती हैं अभी फिलहाल के लिए। ऐसे सोचो कि मैं साइकिल पे जा रहा हूं, हवा रुकी हुई है, मैं साइकिल पे आगे जा रहा हूं, तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि मैं रुका हूं, हवा मेरी तरफ आ रही है, वेलोसिटी इज रिलेटिव एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अगर T2 देखें तो ये आ जाएगा 2A बीटा डिवाइड बाय C। अगर ईथर एग्जिस्ट करता है, हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, हमने यहां पे किया, माइकलसन मोरले ने किया कि यहां पे एक मिरर को रख दिया, तो लाइट यहां से जाएगी, इस पे टकराएगी और वापस आ जाएगी। ये वाली जर्नी थी, लाइट गई, टकराई और वापस, ये होना चाहिए था। मतलब ये वाली जो जर्नी है ना, A टू B देन B टू A, इसमें टाइम ज्यादा लगना चाहिए था एज कंपेयर टू ये वाला। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश की, टाइम कैलकुलेट करने के बाय द वे, टाइम कैलकुलेट करना बाय द वे कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। पता क्यों? क्योंकि जैसे ही हम एक स्टॉप वॉच से या कैसे भी टाइम को कैलकुलेट करते, T1 आ जाता, T2 आ जाता, हमें पता है C इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। हमें T1 T2 एक्सपेरिमेंटली पता लगा, हमें C स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी पता है। T1 को T2 से डिवाइड करोगे तो देखो कि सारा कट जाएगा, बचेगा बीटा। बीटा में C की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा V। V इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ। बट सारा कुछ हमने सोचा कि सही चल रहा है जिंदगी में, एकदम बढ़िया चल रहा है, बट द मेन दिक्कत, द डिस्टर्बिंग रिजल्ट ये हुआ कि T1 इज इक्वल टू T2 आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था यार। अगर ईथर की विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर ईथर रुका हुआ है तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, लाइट एक ऐसे मीडियम में से ट्रैवल कर रही है जैसे हमने ईथर बोला, नहीं आना चाहिए था T1 इक्वल टू T2। दैट वाज द दिक्कत हमारे सामने आ गई। पहली दिक्कत, बाय द वे, पहली दिक्कत आइंस्टाइन के जब जर्नी स्टार्ट होनी थी 1905, उससे पहले पहली दिक्कत हमारे सामने आ गई। ठीक है, सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। दूसरी दिक्कत सुनो, दूसरी दिक्कत यह हुई कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड v1, कोई इधर साइड से जा रहा है विद स्पीड v2, और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर स्पीड को देखें v1 प्लस v2 होगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं v स्पीड से, तो एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो बताने वाले हैं। ऐसा न्यूटन ने बताया था। दिस इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बट एक साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल की इक्वेशंस थी। मैक्सवेल ही वो इंसान थे जिन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें बताया कि लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग थ्रू दिस ईथर। ईथर में से ट्रैवल करके जा रही है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग, ये मैक्सवेल की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर। तो क्या गलत है? गलती कहां हो रही है? न्यूटन की मैकेनिक्स में गलती हो रही है कि सेम डायरेक्शन में जाओगे वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो वैल्यूज ऐड होंगी, रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन दो लाइट बीम अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में C प्लस C, आंसर कितना आएगा? C ही आएगा। 3 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8। कैसे हो सकता है? मैक्सवेल की इक्वेशंस ये बताना चाह रही है। मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस लिखी थी, अपनी 4 इक्वेशंस लिखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके, उसके कॉन्सेप्ट को, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तब जाके उसके कंक्लूजन से इन्होंने अपनी इक्वेशंस लिखी। ऑन दी अदर हैंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा सॉलिड थी। दूसरी दिक्कत, कैसे हो सकता है ये स्पीड ऑफ लाइट वाली चीज? स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट। हमारे सामने पहली बार कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी हमें दिखाई दे रही थी। कौन सही है?
इसके लिए सबसे पहले आइंस्टाइन नहीं आए इस डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आए ये इंसान जिनका नाम था लॉरेंट्ज। ये लॉरेंट्ज ने पेपर पब्लिश किए लेट 19th सेंचुरी में, और दूसरा पेपर पब्लिश किया 1904 में। पहले वाले पेपर की बात करते हैं। उन्होंने कहा, बड़ी अजीब सी बात कही, उन्होंने कहा सारी की सारी चीजें ऐसा जस्ट एक सजेशन है। सोचो कैसे ही उनके दिमाग से निकली होगी इतनी अजीब सी बात, जस्ट अ सजेशन। उन्होंने कहा ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है ना, जिसमें T1 = T2 आ रहा है, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। पता कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? जब भी कोई चीज, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर से ही तो बने, हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस ही तो हैं, तो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेस से, मैटर से बनी हुई चीज, मैटर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर, जब भी कोई मैटर से बनी हुई चीज मूव करती है तो वो श्रिंक कर जाती है। श्रिंकेज ऑफ मैटर व्हेन इन मोशन। मोशन में जब भी कोई चीज आएगी तो वो फिजिकली श्रिंक कर जाती है। याद आया वो, मतलब तुम लोगों ने अगर पहले रिलेटिविटी पढ़ी हुई है तो तुमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसी चीजें सोची होंगी, वो आइंस्टाइन ने बताया। इन्होंने कहा ये जस्ट एक मैथमेटिकल ट्रिक है, ये जस्ट एक सजेशन है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को सही साबित करने के लिए। मतलब अगर एक सर्कल है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये उसका मोशन है। स्टार्टिंग में अगर मान लो उसकी ये रेडियस है 1, ये भी रेडियस है 1, अगर एक आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये सर्कल अगर मूव करना स्टार्ट होगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये अभी भी 1 ही रहेगा, लेकिन ये चीज डिक्रीज हो जाएगी बाय अ फैक्टर बीटा। अभी हमने बीटा डिस्क्राइब किया था ना। क्यों उन्होंने बीटा माना? क्योंकि जब हम किसी भी डिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं, बीटा से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारा सही आ जाता है। बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। बट जब भी कभी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में चलो तो चीजें श्रिंक हो जाती हैं बाय एन अमाउंट 1 by बीटा। ठीक है, इसका मतलब अभी जो हमारे पास आ रहा था T1 = 2a बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय c, और दूसरा आ रहा था 2a बीटा डिवाइड बाय c। बस ये वो टाइम था जब मोशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वो टाइम था जब हम परपेंडिकुलर टू द मोशन डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स यहां पे अगर मैं a को a बाय बीटा से रिप्लेस कर दूं तो क्या चीजें सॉल्व हो जाएंगी? चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। आ जाओ। अगर मैं a की जगह a बाय बीटा रख दूं तो ये बन जाएगा T1 = a बाय बीटा रखेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, 2a बीटा बाय c, दैट इज T1 = T2 एंड दैट्स इट। क्या आ गया? प्रॉब्लम सॉल्व। इसका मतलब है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जब जो अपरेटस था वो मूव कर रहा था थ्रू ईथर, एक्चुअल में वो श्रिंक कर गया था। तो काफी सारे साइंटिस्ट ने पूछा लॉरेंट्ज को, अच्छा ये बताइए जरा कि वो श्रिंकेज उस एक्सपेरिमेंट में क्यों नहीं नजर आई? आंसर इसका भी है। जब तुम मेजर करने की कोशिश करोगे किसी भी चीज को किसी मेजरिंग टेप से, मेजरिंग रूलर से, तो वो रूलर भी तो चल रहा है भाई अर्थ के साथ, वो भी तो श्रिंक कर जाएगा। जिस चीज से मेजर करना चाह रहे हो वो भी श्रिंक कर गई, इसलिए तुम उस श्रिंकेज को मेजर नहीं कर पाए, बट चीजें श्रिंक हुई है। दिस इज अ मैथमेटिकल ट्रिक। कोई सॉलिड इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए लॉरेंट्ज, बट दिस इज अ मैथमेटिकल ट्रिक। बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब मैक्सवेल के तो दिल पे लग गई बात कि भाई एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो पॉइनकेर इनका नाम था। पॉइनकेर कंजेक्चर से इनको जानते होंगे। इन्होंने तो बहुत क्रिटिसाइज किया भाई, ये तो जस्ट ऐसे समझ लो कि एक प्यारी सी मैथमेटिकल ट्रिक है चीजों को सॉल्व करने की, नथिंग एल्स। अब इनको चढ़ा गुस्सा लॉरेंट्ज को। इन्होंने भाई 1904 में एक और पेपर पब्लिश किया। इन्होंने बताया कि अगर मान लो कभी भी ये मैं 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मान के चलूं, मतलब 2 इंसान, जरूरी नहीं है इंसान है, कोई भी 2 चीजें हैं, एक मूव कर रही है, एक रुकी हुई है। मतलब अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और यहां पे कहीं C पॉइंट है, तो अगर एक रुका हुआ है, अगर एक लाइट बीम को मैंने इस A पॉइंट से छोड़ा, एक लाइट बीम को आगे की तरफ छोड़ा है, ठीक है, ध्यान से समझना,
पहले दोनों कोइंसाइड थे, ये एस और एस डैश एक ही जगह पे थे, एस यहीं रहेगा, एस डैश चलने लग गया। इसका मतलब है ये डिस्टेंस होगा एक्स और ये वाला डिस्टेंस होगा एक्स डैश। पहले तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को सच माना जाता था, आइंस्टाइन थोड़ी आए हैं अभी आइंस्टाइन की एंट्री नहीं हुई। इसका मतलब है अगर लाइट आगे जा रही है, मैं भी आगे जा रहा हूं, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, एक्स माइनस कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, टी टाइम में लाइट कवर कर लेगी सी टी, ठीक है, सॉरी कितना कवर कर लेगी, वी टी, ये डिस्टेंस है वी टी। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, मुझे लिखना चाहिए ये वाला डिस्टेंस वी टी। डिस्टेंस कवर्ड बाय मी, मैंने जो डिस्टेंस कवर किया है ये वो वाला है, मैं भी तो चल रहा हूं। ये फ्रेम है राजन और फिर से ये फ्रेम है वही वीना, वीना रुकी हुई है, राजन चल रहा है। तो मैं अगर मैं पोजीशन बताने की कोशिश करूं या डिस्टेंस कवर बताने की कोशिश करूं, वो एक्स डैश होगी, मेरी रियलिटी एक्स डैश, इसकी रियलिटी एक्स, ठीक है, बढ़िया, इसकी रियलिटी एक्स। क्या बात कही है, वाह, सोच के देखो कितनी गहरी बात हो गई है, सच्चाई आ ही गई सामने फिजिक्स के जरिए। बट फिलहाल के लिए थोड़ा आगे बढ़ना चाहें तो ये वैसी ही इक्वेशन है जैसे हमने अभी ये लिखी थी ना, t इज इक्वल टू 2a या फिर a डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस वी, क्या था, c प्लस वी, c माइनस वी, ऐसी सी इक्वेशन है, अलग नहीं, वैसी सी ही इक्वेशन है। समझ पाए, नहीं समझ पाए क्या, बताता हूं। t इज इक्वल टू a डिवाइड बाय c माइनस वी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा सी टी माइनस वी टी इज इक्वल टू ए। ए क्या था, ए था जो इस डायरेक्शन में, चलती हुई डायरेक्शन में डिस्टेंस था, तो इसको मैं एक्स डैश नाम दे देता हूं। वी टी का तो पता नहीं अभी के लिए, वी टी तो मूविंग फ्रेम की स्पीड है ना यार, जो मूव कर रहा। सी टी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये टाइम जो इसने, मतलब ये हो गया डिस्टेंस जो कवर कर रहा है रेस्ट फ्रेम में। लाइट चल रही है कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस इन रेस्ट फ्रेम, ये एस फ्रेम की बात हो रही है। एक्स डैश वो डिस्टेंस है जो मूविंग फ्रेम में दिखाई दे रहा है, ठीक है, दैट इज। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये और ये चीज इक्विवेलेंट सी है, दोनों सेम सी चीज है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो अभी मैंने तुम लोगों को बताया, अभी लॉरेंस ने बताया था कि जिस भी डायरेक्शन में चलोगे ना, वो जो भी मैटर एक मोशन में चल रहा है, मोशन में है सॉरी, वो श्रिंक हो जाएगा बाय फैक्टर बीटा, है ना। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वी टी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा एक्स डैश डिवाइड बाय बीटा, बीटा को उधर भेज दो तो एक्स डैश बन जाएगा एक्स माइनस वी टी और साथ में बीटा। अगर y डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा तो सेम, z डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा तो सेम। अब सिर्फ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को सही नहीं करना, मेरे को बाकी सारे जितने भी फिजिकल फैक्ट्स होते हैं, जितने भी लॉज हैं, उनको भी सेटिस्फाई कराना है। तो जो लॉरेंस थे उन्होंने एक और ट्रिक निकाली टाइम के लिए भी, दैट वाज टी एक्स, ये हो जाएगा टी 1 माइनस एक्स वी डिवाइड बाय सी स्क्वायर। लेट मी सी इफ यूनिट वाइज ये करेक्ट है या नहीं है। सॉरी, बाहर तो बीटा आना चाहिए, यहां पे टी आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। स्पीड से स्पीड कट जाएगी, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है, मेरे ख्याल से सही है। दिस सेट ऑफ इक्वेशंस वी कॉल टुडे लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स खुद भी ये जस्ट मैथमेटिकल ट्रिक है, ये मैथमेटिकल ट्रिक है। अगर हम कभी भी, एक ऑब्जर्वर रुका हुआ है, दूसरा ऑब्जर्वर चल रहा है, दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी चीज को ऑब्जर्व करना है, मेजर करना है, दीज आर द सेट ऑफ इक्वेशंस। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा अगर चलना स्टार्ट हो, ये सेट ऑफ इक्वेशंस हम यूज करेंगे। दीज आर कॉल्ड लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थी बिगिनिंग। बट दिक्कत यह है कि ये जो टी डैश है ना, ये जस्ट एक आर्टिफिशियल टाइम, दिस इज जस्ट
एन आर्टिफिशियल टाइम कि तुम कभी भी अपने रैंडमली अपनी क्लॉक को किसी भी तरीके से सेट कर दो, रोंग गलत सेट कर दो, ये टी डैश इस तरीके से वर्क करेगा सच दैट कैलकुलेशन सही हो जाए व्हेन यू मूव थ्रू ईथर। वही एट द एंड ऑफ द डे दिस इज जस्ट एन आर्टिफिशियल टाइम। तो आइंस्टाइन की एंट्री होती है इसके बाद। आइंस्टाइन ने बताया कि दीज आर नॉट जस्ट मैथमेटिकल ट्रिक, ये जो श्रिंकेज है ये फिजिकली होता है, दिस इज फिजिकल श्रिंकेज, एक्चुअल में होता है। जो हम कंप्रेशन की बात कर रहे थे उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात की आइंस्टाइन ने, चलती हुई चीजों का अगर नियर द स्पीड ऑफ लाइट हो तो उसका हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। टाइम के बारे में बताया कि जो टाइम का भी चेंज है, ये जो टाइम है दिस इज ऑल्सो रिलेटिव। आइंस्टाइन ने बताई ये चीजें, इसको इंटरप्रेट किया, उन्होंने दो चीजें निकाली। अब मतलब जितनी भी अभी उस समय तक मैथमेटिक्स चल रही थी उसको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, एंड दोज स्टेटमेंट्स वर, पहली थी स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। मतलब एट द एंड उन्होंने माना सही मैक्सवेल की थ्योरी को, न्यूटन की थ्योरी में रिवीजन की जरूरत थी। सिर्फ ऊपर की कुछ एस्पेक्ट में रिवीजन की जरूरत नहीं थी, मास लेंथ टाइम सब में जरूरत थी। तुम लोगों ने आज से पहले मास लेंथ टाइम ही क्योंकि दोज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, 11th की स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं। मास के उन्होंने करेक्शन बताई, दिस 1 - v²/c²। कभी आने वाले फ्यूचर वीडियोस में इसके भी डेरिवेशन देखेंगे, बहुत मजेदार है। एटॉमिक बॉम्ब की शुरुआत हुई थी इन्हीं डेरिवेशन से, सोचो इसी एक फॉर्मूला से। उसके बाद अगर हम टाइम के बारे में देखें तो टाउ ऐसा कुछ होता है, 1 - v²/c²। और अगर हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखें तो कुछ ऐसा सा फॉर्मूला आता है। लेंथ मास टाइम सबकी रिवीजन की जरूरत पड़ गई। सोचो आइंस्टाइन ने बोला कि बिल्कुल बेस से उठाऊंगा मैं चीजों को, मैक्सवेल सही है। आज तक टिल डेट मैक्सवेल की थ्योरी सही है। एंड दूसरी चीज थी ऑल फिजिकल लॉज आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। इनर्शियल ऑब्जर्वर्स का मतलब है ऐसे ऑब्जर्वर्स, ऐसे ठीक है ऑब्जर्वर्स जो कि मूव कर रहे होंगे विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन आ गई तो दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी वो समझते हैं, ठीक है। मेन यहीं तक तो पहुंचना था हमें। इतनी सारी मेहनत करके, इतने सारे भाषण के बाद अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि फोर्स जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे हो सकता है यार, है ना। जब भी हम आगे को मूव करने की कोशिश करते हैं, मैं जैसे किसी बस में बैठा हूं, आगे को मूव करने की कोशिश करूं, एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं अपनी जगह पे ही हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बस ने जैसी ब्रेक मारी, मैं अपनी जगह पे हूं, आगे को आगे बस लगी मेरे साथ, बस आगे आके लगी, तो फोर्स क्या है ना। ये फोर्स क्या है जिसे मैं डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहा। अब तुम लोग कहोगे अगर मैं इस पर भूसा मार रहा हूं दिस इज फोर्स, नहीं, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एट द मोमेंट। अगर मैं इस पर खड़ा हूं तो ग्रेविटी की बात, क्या ग्रेविटी फोर्स नहीं। हमारे यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस बोले जाते हैं, नहीं, 4 फंडामेंटल इंटरैक्शंस बोली जाती हैं, 4 फंडामेंटल इंटरैक्शंस। दैट इज द करेक्ट वर्ड, नॉट फोर्स। फोर्स तो जस्ट एक बुक कीपिंग वर्ड है, जस्ट बोल सकते हैं हम कि चीजों को इजी बनाने के लिए हमारे पास फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्पेसशिप की ट्रैजेक्टरी को कैलकुलेट करना है, भाई जान निकल जाएगी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूज करते हुए, क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करते हुए जान निकल जाएगी। तो क्या यूज में आएगा, न्यूटन की मैकेनिक्स। न्यूटन की मैकेनिक्स में चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए फोर्स वर्ड का यूज किया गया। बट एट द एंड ऑफ द डे ग्रेविटी है ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम, फोर्स वर्ड ही गायब, फोर्स जैसा कुछ नहीं। अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करो, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी फोटॉन्स के एक्सचेंज को फोर्स नाम दे दिया हमने, लेकिन फोर्स होता थोड़ी है। अगर एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाना है, इट इज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, नथिंग एल्स। क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें यही कहती है, समझ गए, जस्ट एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे समझो मैं एक पार्टिकल हूं,
मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, सामने एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और पूरे स्पेस में कुछ भी नहीं है, ग्रेविटी वगैरह सब गायब कर दो। अगर पूरे स्पेस में कुछ नहीं है, मेरे को एक बास्केटबॉल को आगे फेंकना है, तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं किसी चीज को आगे फेंक रहा हूं तो मेरे को पीछे की तरफ एक पुश लगना चाहिए, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, है ना। आगे पुश किया तो मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद के कारण से मैं पीछे चला जाऊं। दैट इज जस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल पे के साथ इंटरेक्शन करनी है तो उसको एक पार्टिकल देना होगा, जैसे वो पार्टिकल देता तो खुद उस पर पीछे की तरफ झटका लगता है ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल फोर्स। लेकिन फोर्स है क्या? कुछ भी नहीं। उसके बाद अगर हम आए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, यहां पे फोटोन की बात होती है, यहां पे ग्लूओन्स की बात होती है, सेम प्रोसीजर चल रहा है। ये न्यूक्लियस में काम करता है जिसके कारण से एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें डब्ल्यू बोसोन वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, बोसोन पार्टिकल्स होते। फिर से सेम कहानी, वीक फोर्स यूज होता है जब भी एक पार्टिकल को किसी दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट होना है, तब वीक फोर्स काम में आता है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर से मैं लिख रहा हूं, देखो आदत ही बन चुकी है। ये जो वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन होती है, अगर एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट होना है, देन वी टॉक अबाउट दिस। बोसोन पार्टिकल्स काम में आते हैं तब, डब्ल्यू बोसोन, जी बोसोन, वैसे पार्टिकल डब्ल्यू जी बोसोन काम में आते हैं। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे दिस इज जस्ट इंटरेक्शन, नथिंग एल्स। तो फोर्स जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर मैं इस चीज को टच कर रहा हूं तो इस टचिंग का मतलब क्या है? टच तो कर ही नहीं सकते। मेरे यहां के इलेक्ट्रॉन्स और यहां के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन है। दैट रिपल्शन आई एम फीलिंग। अगर मैं बस के साथ ऐसे टकरा जाता हूं, दैट इज अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन, नथिंग एल्स। तो क्या है फोर्स तुम लोगों के अकॉर्डिंग? दिस इज जस्ट द इंटरप्रिटेशन आई वुड लाइक टू थ्रो इन फ्रंट ऑफ यू। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने एब्सोल्यूट ट्रूथ बोल दिया है इस वीडियो में, बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्यूट ट्रूथ मेरी किसी वीडियो में नहीं होता, मेरी इंटरप्रिटेशन होती है खुद की। मेरे को एक डिस्टर्बिंग सा आइडिया लगा कि ये फोर्स होता क्या है। मैं बहुत सारी और भी टर्म्स को यूज कर सकता हूं कि ये ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, वगैरह वगैरह। मेरे को वो टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करनी थी, मेरे को पूरा का पूरा समझाना था कि एट द एंड ऑफ द डे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि दिस फोर्स थिंग, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर, ऑल फिजिकल लॉज आर ट्रू, आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। लेकिन जैसे हम नॉन इनर्शियल पे आते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम पे चले जाते हैं, तो चीजें अजीब हो जाती हैं, और इतनी ज्यादा अजीब हो जाती है जिसकी कोई हद ही नहीं। इतनी अजीब हो जाती है कि फोर्स का कॉन्सेप्ट ही गायब। इसका मतलब आज तक हम जो बोलते थे ट्विन पैराडॉक्स के बारे में, देखना ट्विन पैराडॉक्स में हमें कहा जाता था कि एक आदमी को यहां बिठा के रखा और उसका जो ट्विन है सेम एज का, उसको हमने आगे की तरफ भेज दिया है, और जैसे वो राउंड ट्रिप करके वापस आएगा तो कौन बूढ़ा होगा और कौन जवान होगा, ये बता पाना बड़ा मुश्किल था। अब देखना ध्यान से देखना। ओके, ये यहां पे है फिलहाल के लिए, ये जो बंदा है ये आराम से बैठा हुआ है और स्पेसशिप वाला आगे की तरफ जा रहा है। अब स्पेसशिप वाला क्योंकि चल रहा है, जो चीज स्पेस में चलती है, इफ यू आर मूविंग फास्ट थ्रू स्पेस, यू आर मूविंग स्लो थ्रू टाइम। आइंस्टाइन के मतलब यहां कहां लिखे, यहां पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर। द फास्टर यू आर मूविंग थ्रू स्पेस, द स्लोअर यू विल बी मूविंग थ्रू टाइम। तुम स्पेस में ज्यादा तेज जाओगे तो तुम टाइम में स्लो मूव करोगे, लेकिन ये तो रुका हुआ है ना। ये आगे जा रहा है, तेज जा रहा है, तो ये यंगर होना चाहिए एज कंपेयर टू ये जो कि ओल्ड होना चाहिए, है ना। तो ये घूम के जैसे ही वापस आएगा तो इसे दिखाई देगा कि ये तो बूढ़ा हो गया और मैं तो जवान हूं। वेट अ सेकंड, उल्टी सिचुएशन। वेलोसिटी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता ना, जो स्पेसशिप में उसको लगेगा मैं रुका हुआ हूं और अर्थ पीछे की तरफ जा रही है, अर्थ पीछे की तरफ मूव कर रही है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, मैं यहीं तो, अर्थ पीछे जा रही है। इसका मतलब ये
ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज रिलेटिव, इट इज इक्वली ट्रू। अगर ये मूव कर रहा है तो ये यंगर होना चाहिए, ये ओल्डर होना चाहिए जब ये घूम के वापस आएगा। कौन सच है? कौन सी सिचुएशन सही है? आज तक इसका सॉल्यूशन दिया जाता था कि जैसे ही ये आगे को मूव कर रहा है, अगर इसको वापस आना है तो अपनी स्पीड को पहले स्लो करना होगा, फिर जीरो करना होगा, फिर बढ़ाना होगा। दैट मीन्स स्पीड का चेंज होना, चेंज इन स्पीड। बट चेंज इन स्पीड इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटेड फ्रेम, या फिर मेरे को जब भी एक्सेलरेट करना तो मेरे को फोर्स फील होगा, और फील हो गई चीज। दैट मीन्स सिचुएशन सिमेट्रिक नहीं थी। इसकी सिचुएशन अलग है, ये फोर्स को फील नहीं कर सकता, ये फोर्स को फील करेगा क्योंकि इसको घूम के वापस आना है। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, मूव करके वापस आने। इसका मतलब सिमेट्रिक रही ही नहीं सिचुएशन। तो सही आंसर क्या होगा? हां, ये यंगर होगा क्योंकि इसको फोर्स फील हो जाएगा, इसको पता लग जाएगा कि ये मूव कर रहा है, इस पर फोर्स लग जाएगा, और ये ओल्ड रहेगा। बट आज हमने तो कुछ और ही बोल दिया। आज हमने बोला कि फोर्स जैसी चीज तो होती ही नहीं है, दैट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, नथिंग एल्स। अगर फोर्स होता ही नहीं है, देन डज इट रिमेन पैराडॉक्स अगेन और नॉट? इट इज स्टिल अ पैराडॉक्स और नॉट? इसके लिए साथ जुड़े रहना। अभी मेरे को थोड़ा सा और इस पर रिसर्च करनी है, बट जितना मैंने अभी तक ढूंढ लिया था उतना तुम लोगों के सामने है। और थोड़ी सी मैथमेटिक्स और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप मजा आया। ब्लैक बोर्ड के साथ वापस आ चुके हैं तुम्हारे सामने। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बहुत सारे मजे करना और फिजिक्स सीखते रहना। तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय।